हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है। चलो, अच्छे ही रहने चाहिए। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, रेगुलर लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे। मेहनत करते रहो, जोर के साथ लगे रहो, ठीक है। कुछ नहीं दे रहा है, एग्जाम्स आ गई हैं, जितनी मेहनत कर लो कम है। बाकी आपको समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो हम सीधे आज के लेक्चर पे आने वाले हैं, और आज का लेक्चर ध्यान से देखो, होने वाला है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, लास्ट लेक्चर में भी हम इनको डिस्कस कर रहे थे, बट लास्ट लेक्चर में हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो डिस्कस की थी लिगेंड, और वहां हमने लिगेंड को डिटेल से समझ लिया था। वहां हमने सारे लिगेंड्स डिस्कस कर लिए थे, लिगेंड्स के टाइप डिस्कस कर लिए थे। लिगेंड की जो टाइप हैं वो दो टाइप के होते हैं, या दो बेस पे उसको क्लासिफाई किया है। पहला चार्ज के बेस पे, दूसरा डेंसिटी के बेस पे। चार्ज के बेस पे तीन टाइप के थे, आपको बताया मैंने, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव को हम एनायनिक लिगेंड भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव को हम कैटायनिक लिगेंड भी बोल सकते हैं, और न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। और डेंसिटी के बेस पे काफी टाइप के जो लिगेंड थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। बट यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो लिगेंड है वो और रहते हैं, जिनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके ऊपर चलने वाले हैं। तो आ जाओ सीधे बोर्ड पे, ठीक है। तो देखो, लिगेंड लिगेंड के अंदर जो हम इंपॉर्टेंट लिगेंड है, पहला जो डिस्कस हम करेंगे वो है एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो बेटा, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं वो समझो जरा पहले, तो मैं आपको बताऊं एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें दो डिफरेंट टाइप के डोनर एटम होते हैं, या डोनर साइट होती है। दोनों डोनर साइट, दोनों डिफरेंट एटम कह सकते हैं, वो अलग होनी चाहिए, पर एक टाइम पर केवल एक ही डोनर एटम है वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दोनों डोनर एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लिगेंड को हम कौन से लिगेंड बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। समझ में आ गई होगी। दो डिफरेंट डोनर साइट होंगी, बट एट ए टाइम सिंगल डोनर जो एटम है, सिंगल डोनर एटम है, वो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम यहां लिख देते हैं द लिगेंड which have two different donor साइट्स, या एटम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम क्या लिख दें, एटम, but can bind only one donor atom at a time to form coordinate bond. To form coordinate bond is called ambidentate ligand. Is called ambidentate ligand. क्लियर है बच्चों? तो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या है, समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, द लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर साइट या डोनर एटम, यानी कि ऐसे लिगेंड जो दो डिफरेंट भिन्न दाता समूह क्या, दाता परमाणु रखते हैं, बट कैन बाइंड ओनली वन डोनर एटम एट ए टाइम। पर एक टाइम पर केवल एक ही डोनर एटम है वो बाइंड हो सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोल सकते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड बोल सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करें जैसे NO2-, ये एम्बिडेंटेट है, अभी हम बताएंगे। इसी के बाद में हम अगर बात करें CN-, ये एम्बिडेंटेट है। अगर हम बात करें SCN-, ये भी एम्बिडेंटेट है। ETC और भी हो सकता है। NO2 की बात करें तो जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से है, देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो यहाँ देखो, ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है। अब यहाँ से दो केस बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, दो केस क्या, कि अगर सपोज दैट अपने पास कोई मेटल है, अगर मेटल के साथ मैं NO2 लिगेंड को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज करूं, तो यहाँ अगर नाइट्रोजन डोनर है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसे हम बोलते हैं नाइट्राइटो
नाइट्राइटो एन, या इसी को हम नाइट्रो भी कह सकते हैं। तो दोनों नाम हो सकते हैं इसके, नाइट्रो या नाइट्राइटो एन। बट अगर मान लो यहाँ पे मेटल के साथ इस बार बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन एटम, या ऑक्सीजन एटम जो डोनर साइट है वो, तो इसे हम बोलते हैं नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ, या इसे नाइट्राइटो भी कह सकते हैं। क्लियर है, इसे नाइट्राइटो भी कह सकते हैं। तो ये देखो दो डिफरेंट डोनर साइट है, बट एट ए टाइम एक से ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ये दोनों से बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पा रहा, तो इसका रीजन क्या है, इधर देखो। अगर मान लो ये मेटल है, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक साथ CMI के साथ क्या कर लें, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें, तो यहां पर देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी ये, ठीक है। बट ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें केवल 3 जो एटम है, या 3 मेंबर कह सकते हैं, 3 ही मेंबर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मेटल। और 3 मेंबर की रिंग क्या होती है, अनस्टेबल, बहुत कम स्टेबल होती है। तो यहां से कोई एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, या तो ये हो जाएगा या ये। जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब बताओ केवल सिंगल बॉन्ड ही रहा कि नहीं रहा। तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और 3 मेंबर्ड रिंग है वो बहुत कम स्टेबल होती है। इस वजह से क्या है, ये दोनों डोनर साइट है वो एक साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। ऐसे ही देखो CN में है, CN के अंदर क्या है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। कुछ ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास माइनस जो इलेक्ट्रॉन है वो है। अब यहां पर ध्यान से देखो क्या हुआ, यहां पर अगर मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोज कार्बन क्या कर ले, पार्टिसिपेट कर ले, तो इसे हम बोल देंगे साइनिडो। साइनिडो, ठीक है। और अगर सपोज दैट मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट कर ले, नाइट्रोजन, तो इसे हम बोलेंगे आइसो साइनिडो। क्या बोलेंगे, आइसो साइनिडो, या इसे हम साइनिडो एन भी लिख सकते हैं। क्लियर, ऐसे ही SCN में हो सकता है। तो ये हो गया बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर क्या है, दो डोनर साइट है, डिफरेंट है, बट एट ए टाइम केवल सिंगल डोनर साइट ही क्या कर सकती है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है। दोनों डोनर साइट एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाएंगी, रीजन समझ में आ गया, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 3 सदस्य केवल है, जो कि कम स्टेबल है। कम स्टेबल है तो वो बॉन्ड कोई ना कोई एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बताओ एक टाइम पे केवल एक ही डोनर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं इसके अंदर। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड कंप्लीट। अच्छा, इसकी एक और मैं बात बता दूं यही, इसकी एक और बात ये है, खास बात क्या है कि ये है, देखो नोट पॉइंट ध्यान से देखो यहाँ। इसकी एक और खास बात मैं यही बता देता हूं कि ये जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड के टाइप से क्या करता है, बिहेव। तो इट इज एक्ट एज मोनोडेंटेट लिगेंड। अब आप खुद देखो, केवल एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया। डेंटिसिटी कितनी है, 1। क्लियर है। चलो तो ये बात थी, तो एक टाइप का लिगेंड कंप्लीट। अब अगला जो लिगेंड है वो है किलेट लिगेंड। अब ये किलेट लिगेंड क्या होते हैं, तो सुनो, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा क्या होती हैं, डोनर साइट होती है। अब वो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, जिनसे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक वलय संरचना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को किलेशन कहा जाता है। जो रिंग बनाने की जो प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, किलेशन। और जो रिंग होती है उसे किलेट रिंग कहते हैं। तो ध्यान से देखो, अगला जो है सेकंड टाइप का इंपॉर्टेंट लिगेंड, वो है किलेट लिगेंड। देखो किलेट लिगेंड क्या होते हैं, अभी अभी मैंने कहा
ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं, डोनर एटम्स होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये दोनों डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और रिंग लाइक वलय संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड बोलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को किलेशन कहते हैं, और जो रिंग बनी है उसे किलेट रिंग कहते हैं। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। लिगेंड लिगेंड ligand which have two or more donor sites या atoms from which they form coordinate bond with CMI and form a ring like structure. A ring like structure is called chelate ligand. And this process is called chelation. And ring is called chelate ring. क्लियर? तो रिंग जो होती है उसे हम कौन सी रिंग कहते हैं, किलेट रिंग कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, तो एग्जांपल की बात कर लें तो यहां पर ध्यान से देखो, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो पॉलीडेंटेट हो या बाइडेंटेट हो, वो क्या कर सकते हैं, किलेट रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो किलेट रिंग के लिए कितने बॉन्ड फॉर्मेशन होने की जरूरत है, कम से कम दो। कैसे, जैसे ये CMI है, अगर मान लो इस CMI को एक बॉन्ड फॉर्म किया लिगेंड ने, तो अभी रिंग नहीं बनेगी। बट अगर मैं दो बॉन्ड फॉर्म कर दूं इधर से भी, तो बताओ एक रिंग बन गई कि नहीं बन गई। तो कम से कम कितने बॉन्ड होने चाहिए रिंग फॉर्मेशन के लिए, दो बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, तो लिगेंड है वो कितने बॉन्ड बनाए, दो, और दो बॉन्ड बनाता है यानी कि डेंटिसिटी दो हो गई। तो बाइडेंटेट और इससे ज्यादा 3, 4, 5 सभी क्या हो सकते हैं, किलेट हो सकते हैं। क्यों, कम से कम दो बॉन्ड बनाने चाहिए, जबकि पॉलीडेंटेट तो दो से ज्यादा बनाते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल की बात कर लें तो यहां पर जैसे EN की बात कर लेते हैं। EN क्या होता है, इथाइलिन डाई एमाइन। अगर इथाइलिन डाई एमाइन की बात करें तो सपोज दैट ये आपके पास कौन है, मेटल, और इथाइलिन डाई एमाइन में क्या होता है, NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स। तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। तो यहां पर देखो मेटल के साथ EN ने दोनों डोनर साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। तो बताओ इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, किलेट रिंग। क्या बोलते हैं, किलेट रिंग। तो ये रिंग कौन सी बनी, किलेट रिंग, और इस लिगेंड को क्या बोलेंगे हम, किलेट लिगेंड, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, किलेशन। तो समझ में आ गया, EN क्या है, किलेट लिगेंड है। इसके अलावा अगर हम और भी एग्जांपल की बात करें तो GLY ग्लाइसिनेट GLY ये भी क्या है, किलेट लिगेंड है। कैसे, ये रहा मेटल, ठीक है, और ग्लाइसिनेट में क्या है,
NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस। ये है, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये डोनर होगा और यहाँ ये डोनर होगा। क्लियर? तो यहां पर ध्यान से देखो, मैंने कहा था डोनर साइड सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ डोनर साइड सेम है, जबकि यहाँ डोनर साइड क्या है, डिफरेंट, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है क्या। बिल्कुल, ये हो गई किलेट रिंग। क्या हो गई? किलेट रिंग। ठीक है, तो ये किलेट रिंग हो गई और ये लिगेंड कौन सा हो गया? किलेट लिगेंड हो गया। बात समझ में आ रही? चलो, इसके बाद में ये किलेट लिगेंड हो गए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं फटाफट से। तो IMP, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखो किलेट जो लिगेंड है वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है देन मोनोडेंटेड लिगेंड। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं किलेट लिगेंड। The clade ligand form more stable complex than monodentate ligand. चलो, तो ध्यान से देखो, यहां पर किलेट जो लिगेंड है वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा मोनोडेंटेड लिगेंड से। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां क्लियर करता हूं, ध्यान से देखो एग्जांपल। जैसे सपोज दैट Cr है, इसके साथ कौन है? En होल थ्राइस, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3+। ये हो गया A। ठीक है, और देखो En क्या बनाएगा? रिंग बनाएगा। क्लियर? तो ये En वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर हम बात करें Cr NH3 होल 6, और यहां भी है 3+, ये हो गया B। तो यहां ध्यान से देखो, ये है मोनोडेंटेट, तो यहां रिंग बनेगी नहीं, सिंगल बॉन्ड बनेगा, जबकि यहां क्या बनेगी? रिंग। और रिंग बनने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी देखें, क्या स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? A की ज्यादा हो जाएगी किससे? B से। ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ किलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ मोनोडेंटेट है, कोई किलेट फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन होगा? Cr En होल थ्राइस। लेस स्टेबल कौन होगा? Cr NH3 होल 6। क्लियर है? तो ये है किलेट लिगेंड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, बाकी और देखते हैं। जल्दी से इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं फटाफट। तो बोर्ड की तरफ देखते रहे ध्यान से। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि अगर हमारे पास डोनर जो एटम है वो डिफरेंट हो, जैसे अभी ग्लाइसिनेट में देखा, एक तरफ कौन था? नाइट्रोजन था, एक तरफ कौन था? ऑक्सीजन था। तो अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें डोनर एटम्स की, कि कौन अच्छा डोनर है, ठीक है, और कौन अच्छा डोनर नहीं है, तो इनकी बात करें तो यहां पर ध्यान से देखो पॉइंट नंबर 2 IMP पॉइंट 2, यहां पर देखो स्ट्रेंथ ऑफ डोनर एटम। तो यहां पर हम बात करें तो कार्बन जो है वो अच्छा डोनर है, नाइट्रोजन की स्ट्रेंथ कार्बन से कम है, फिर ऑक्सीजन की और कम है, और फिर लास्ट में कौन आते हैं? हेलोजेंस। तो हेलोजन की डोनर स्ट्रेंथ और भी कम होती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट देखो, इसका कॉन्सेप्ट में क्या है, एक बात बताओ, अगर कार्बन से हेलोजन की ओर हम मूव कर रहे हैं तो देखो इधर कौन होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहां होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? हेलोजन। चलो तो देखो यहां से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। और आप देखो
पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज। जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो बताओ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एक और चीज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होने वाली है, इंक्रीज। सिंपल है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है। तो एक बात बताऊं, कार्बन का जेड इफेक्टिव कम है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। अगर कम अट्रैक्ट करेगा तो डोनेट इजीली करेगा। इजीली क्या करेगा, डोनेट। और डोनर है, इसका मतलब डोनेट इजीली करे तो स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी, डोनर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। नाइट्रोजन की जेड इफेक्टिव हाई हो गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो डोनेट कम करेगा। ऑक्सीजन और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खुद खींचेगा तो डोनेट कम करेगा। तो डोनर स्ट्रेंथ की बात करें या डोनर एटम की स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑक्सीजन से भी कम कौन हो जाएगा, हेलोजन। क्योंकि हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं वो देना नहीं चाहते, तो डोनेट करने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलो इसके बाद में अगला पॉइंट नंबर 3। अगर हमें क्लेट रिंग का नंबर निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ क्लेट रिंग, यानी कि आपको अगर कोई लिगेंड दे दे और पूछे कि ये कितने क्लेट रिंग फॉर्मेशन करेगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं, डेंटिसिटी -1। डेंटिसिटी में से कितना कम कर दो, 1 कम कर दो तो क्लेट रिंग का जो नंबर है वो आ जाएगा। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, जैसे अगर आपको मैं पूछूं कि EN जो है, EN ये कितनी रिंग बनाएगा, ठीक है, EN है ये कितनी रिंग बनाएगा, तो यहां पर हम निकाल सकते हैं रिंग। तो रिंग निकाल सकते हैं, रिंग कितनी बनाएगा, डेंटिसिटी EN की डेंटिसिटी कितनी होती है, 2 -1, तो रिंग कितनी बनाएगा, ये रिंग बनाएगा कितनी, 1। कैसे, तो ध्यान से देखो, ये रही सपोज दैट कोई मेटल और EN ये रहा NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। देखो ये मेटल इधर से बॉन्ड बनाएगी, इधर से। बताओ EN ने कितनी रिंग बनाई, 1। तो डेंटिसिटी में से -1 कर दो तो 1 आ गई। तो इसके द्वारा जो रिंग बनाई जाएंगी वो कितनी बनाई जाएगी, 1 रिंग बनाई जाएगी 1 EN द्वारा। 2 EN 2 रिंग, 3 EN 3 रिंग। तो क्लेट जो रिंग है उनका नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो इसके बाद में हम इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 4। ध्यान से देखो, जिस कॉम्प्लेक्स में जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी वो उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है, स्टेबल। क्योंकि जो रिंग्स हैं वो स्टेबिलिटी को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द कॉम्प्लेक्स which have more ring या more क्लेट rings is more stable, क्लियर है। तो यहां पर ध्यान से देखो, जिसके पास जितनी ज्यादा क्लेट रिंग होंगी वो उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। ज्यादा क्लेट रिंग ज्यादा स्टेबिलिटी, क्लियर है। चलो तो ये हो गया आपके क्लेट जो लिगेंड है उसकी बातें। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, लिख लिया। चलो अब हम तीसरे टाइप का लिगेंड हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, देखो फ्लेक्सी का मतलब होता है लचीला। लचीला का मतलब क्या है, जैसे हम चाहें उसके अकॉर्डिंग वो डल जाए। यानी कि अगर हमें 1 बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है तो वो कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड बनाए। हमें 2 बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है तो वो कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए। सिंपल है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है। तो अगला थर्ड टाइप का जो लिगेंड है वो है फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड ऐसे होते हैं जो
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। एक की जरूरत है एक, दो बॉन्ड की फॉर्मेशन की जरूरत है तो दो, तीन की है तो तीन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। बट मोनोडेंटेट कभी फ्लेक्स ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेट केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है। जरूरत पड़ने पर अगर हमें दो चाहिए तो दो तो बन ही नहीं सकते, तो मोनोडेंटेट ओनली सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कौन होंगे? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होंगे पॉलीडेंटेट, जिनकी डेंसिटी दो या दो से क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर? तो ध्यान से देखो, द पॉलीडेंटेट ligand which can show variable density in different compounds is called flexidentate. It's called flexidentate ligand. क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे SO4-2 फ्लेक्सीडेंटेट है, जरूरत पड़ने पर एक बॉन्ड बनाएगा, दो भी बना सकता है। ऐसे ही SO3-2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो CO3-2, अगर हम बात करें तो NO3-, NO2-, ठीक है, ETCs क्या है? फ्लेक्सीडेंटेट। क्लियर? जैसे अगर मैं कहूं एक एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं आपको, तो जैसे ये है क्रोमियम NH3 ठीक है। क्रोमियम ने 5 बॉन्ड बना लिए, क्रोमियम एक और बॉन्ड बना सकता है 6। तो अब 6 बॉन्ड बनाने के लिए ध्यान से देखो SO4 है, तो बताओ इसको कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करना पड़ेगा? एक, और इसके ऊपर +1 है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स ए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे Cr और यहाँ मैं कर देता NH3 तो बताओ यहाँ क्रोमियम ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। क्रोमियम 6 बनाएगा, तो बताओ SO4 कितने बनाएगा? अकेला 2, और यहाँ पर वही +1, और इसे हम क्या लिख दें? B। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी ऑफ SO4-2, तो बताओ कॉम्प्लेक्स ए में कितनी है? कॉम्प्लेक्स ए में कितनी है? 1, और कॉम्प्लेक्स बी में कितनी है? 2। तो ए कॉम्प्लेक्स में एक डेंसिटी शो कर रहा है, जबकि बी कॉम्प्लेक्स में 2 कर रहा है, क्योंकि वहां 2 बॉन्ड फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, यहाँ ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में वेरिएबल डेंसिटी क्या कर सकता है? शो कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। बातें क्लियर है? तो चलो, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के लिगेंड्स हैं वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, वो डिस्कस करते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये हम आपको बता देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो ध्यान से देखें, फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान से देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? CN भी कह सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो CMI की निकालेंगे, तो जो CMI है उसके द्वारा टोटल जितने बॉन्ड बनाए जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो क्या है? CMI की कोऑर्डिनेशन नंबर है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद CMI। CMI के साथ लिगेंड द्वारा बनाए गए कुल कोऑर्डिनेशन जो उपसहसंयोजक बंद है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उनका जो नंबर है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। टोटल बॉन्ड्स देखने हैं आपको, बॉन्ड्स देखने हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड
coordinate bonds that formed by the ligands with the CMI is called CN of CMI, is called coordination number of CMI. ठीक है, तो उसी को हम CMI का क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। बट ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर हमें कैलकुलेट करना है टोटल। अब अगर यहाँ पर ऐसे पूछ जाए कि कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है, या यूं कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो नंबर है उसको डिफाइन करने या डिटरमाइन करने के लिए सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो आप किससे डिफाइन करोगे, सिंगल से डबल से? तो हमें ओनली सिंगल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिटरमाइन की जाएगी ओनली नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, क्या इधर CN कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइंड by the number of only सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ओनली हमें सिग्मा बॉन्ड जो है उनके नंबर से मतलब है, पाई बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड के नंबर हमें चेक कर। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, फटाफट से देख लो, एग्जांपल्स की बात कर लें। तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे मान लो आपके पास ये रहा एक एग्जाम्पल, जैसे CrNH3 3+, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, एग्जाम्पल से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। चलो, तो यहाँ पर अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हो डेंसिटी, ठीक है, इनटू डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। तो डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, इससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। अब एग्जांपल देखो, अब देखो एग्जांपल फटाफट से। पहला एग्जांपल CrNH3 और इसके ऊपर है 3+। हमें Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? डेंसिटी। बताओ डेंसिटी कितना है? 1। तो डेंसिटी कितना हो गया? 1 इंटू यहाँ कितना है? 6। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 6। तो Cn कितना हो गया? 1 इंटू 6, 6। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6 आ गया। यस कि नो? ऐसे ही अगर मान लो हम दूसरा एग्जांपल और ले लें, COOX होल थ्राइस 3-, तो इसमें Cn बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? डेंसिटी। तो OX ऑक्सिलेट बाइडेंटेट है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 2। लास्ट वाले लेक्चर में हमने लिगेंड के टाइप्स कंप्लीट पढ़ लिए थे। इनटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं यहाँ पे? 3। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 इंटू 2 6। तो बताओ यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 है। अरे सिंपल है कि नहीं है? तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, बस बात खत्म। डेंसिटी कहाँ से पता करेंगे? लास्ट वाले लेक्चर में हमने लिगेंड्स को डिटेल से पढ़ा हुआ है, वहाँ जाएं, वहाँ पे चेक करें कि किसकी डेंसिटी कितनी होती है, वहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। बाकी आपको कोई सा भी एग्जाम्पल दे आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अरे यस कि नो? ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगला, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। चलो फटाफट से हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है वो CMI पर जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसका OS या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। CMI पर जो चार्ज, वही उसका क्या है? OS, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो फटाफट से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, 5th नंबर इंपॉर्टेंट टर्म, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे हम OS कह सकते हैं या ON कह सकते हैं शॉर्ट में।
ये क्या होता है? तो अभी अभी हमने बोला है कि CMI पर कितना चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स में, बस वही चार्ज उसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहां पर द चार्ज ऑन CMI in the complex in the complex is called, the charge on CMI in the complex is called OS of CMI, उस CMI की OS कहलाएगा। ठीक है, तो जो चार्ज आ रहा है बस उसी चार्ज को OS कहते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बस वो चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज जैसे ही आएगा OS आ गई, सीधी सी बात है। तो अब यहां दो केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट ये है कि मान लो कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। और एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स चार्ज हो सकता है। तो दो केस बन सकते हैं यहाँ पे। कितने केस बन सकते हैं? दो। पहला न्यूट्रल का केस। तो न्यूट्रल केस में क्या करना है, जितनी भी OS है उन सब का सम है वो 0 के इक्वल करना है, यानी कि उन सब का योग है वो किसके इक्वल करना है? 0 के। तो केस नंबर फर्स्ट देखो, if the complex is neutral, if the complex is neutral, then the sum of all OS is equal to 0। 0 के इक्वल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो फटाफट से। एग्जाम्पल देखो यहाँ, जैसे सपोज दैट मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं CONH3 और बाहर मैंने कर दिया Cl3। अब यहां पर कोई चार्ज नहीं है, अब चार्ज नहीं है तो हमें क्या करना है, इसकी OS निकालनी है। क्या करनी है? OS निकालनी है। तो इसको क्या मान लो? X। जिसकी OS कैलकुलेट करना हो उसका क्या मान लो? X मान लो उसको। प्लस बताओ NH3 की OS 0, क्योंकि न्यूट्रल है तो 0 इंटू है कितने ये टोटल 6, प्लस Cl क्लोरीन -1 होती है की, ये हम लिगेंड में डिस्कस कर चुके हैं कि इस पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, इंटू टोटल कितना है 3 और इनका सम इक्वल्स टू 0। इन सबको जोड़ दो, किसके इक्वल कर दो? 0 के। तो बताओ X ये हो गया प्लस ये ओवरऑल 0 प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 0। तो X इक्वल्स टू क्या आ गया? प्लस का 3। समझ में आ गया? तो बताओ यहां CO इसकी OS क्या होगी? +3। क्लियर है? अब अगर मैं यहां की बात करूं तो इसे हम क्या कहेंगे? CMI कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन। आयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे चार्ज है। यस कि नो? इस पे क्या है? चार्ज। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे K3 COOX होल थ्राइस। अब मेरे को किसका OS चेक करना है? क्रोमियम का। तो इसको मानो क्या? X अज्यूम कर लो प्लस। देखो पोटेशियम +1 होता है, S ब्लॉक फर्स्ट ए ग्रुप ऑलवेज +1 इंटू कितने हैं 3, तो +1 इंटू 3 प्लस X प्लस ऑक्सिलेट -2 चार्ज होता है। टोटल कितने हैं? देखो 3 है, एक पे -2 तो 3 पे +3 और कोई चार्ज है नहीं तो इक्वल्स टू 0। इस पे कोई चार्ज है नहीं तो इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया +3 प्लस X प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? X इक्वल्स टू 6 - 3, तो X इक्वल्स टू +3। तो बताओ यहाँ पर कोबाल्ट की OS कितनी आ गई? +3। तो ये भी CMI हो गया। एक थर्ड एग्जाम्पल ध्यान से देखो, यहाँ थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज दैट यहां मैं लिख दूं NiCO4। अब देखो हमें किसकी OS निकालनी है? Ni की। तो ये कितनी होगी? X प्लस CO 0 न्यूट्रल लिगेंड है इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो बताओ X इक्वल्स टू क्या हो गया? 0, यानी कि Ni की OS क्या है? 0। अब देखो यहाँ OS 0 आ गई तो इसे सेंट्रल मेटल आयन कह ही नहीं सकते। क्यों? आयन तो है ही नहीं। आयन कब होता है? जब प्लस या माइनस आता। तो यहां पर इसे हम क्या कहेंगे? CMA। तो याद करो जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था उस टाइम पे मैंने कहा था कि CMI और CMA कब यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो CMI कब यूज करना है? जब चार्ज कोई आए, और CMA कब यूज करना है? जब कोई चार्ज नहीं आए, तो वहां CMA कहेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 2।
केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर सपोज दैट कॉम्प्लेक्स है, उस पर कोई चार्ज हो, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इजी है, सभी ओएस का सम है वो इक्वल कर देना है किसके? चार्ज के, बस बात खत्म। जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है उसके इक्वल कर दो। तो इफ द कॉम्प्लेक्स इज चार्ज्ड, then if the complex is charged, then the sum of all OS equal to the charge on complex, तो कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है उसके क्या होगा? इक्वल होगा। चलो आओ एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, क्या? CONH3 बाहर मैं Cl3 लगाता ही नहीं और इसके ऊपर लगा देता मैं 3+, क्या लगा देता बेटा? 3+। तो फिर OS कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो OS किसका कैलकुलेट करना है? CO का। इसको अजूम करेंगे x प्लस NH3 का 0 इंटू 6। बताओ सबका OS हो गया, इनका सम है वो इक्वल करना है जो CMI कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? 3+, यानी कि प्लस का 3। तो बताओ यहाँ क्या हो गया? x ये ओवरऑल 0 इक्वल्स टू +3। तो आ गई OS, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि COOX होल थ्राइस, और यहाँ में अगर देता 3-, तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो हमें CO का क्या करना है? OS कैलकुलेट करना है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? x, ठीक है, प्लस OX क्या है? -2 इंटू कितने हैं? 3। तो टोटल OS ये हो गई। इनका सम इक्वल्स टू करना है किसके? चार्ज। तो चार्ज कितना है? -3। तो यहाँ पर x -6 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया? -3, और -6 उधर गया तो +6। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? +3। चीजें क्लियर हैं? तो ये OS आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। बातें समझ आ गई है? तो हमें केवल चार्ज कैलकुलेट करना है और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। और चार्ज कैलकुलेट कैसे करेंगे? न्यूट्रल के केस में ऐसे, और चार्ज्ड अगर है तो ऐसे हम कैलकुलेट करने वाले। तो ये हो गया 5वां। तो जो 5वां इंपॉर्टेंट टर्म थी वो ये है। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर की। स्क्रीनशॉट ले लिया था, केस नंबर फर्स्ट। चलो मैं वापस लिखता हूं। केस नंबर फर्स्ट, इफ द कॉम्प्लेक्स, चलो फटाफट से ले लो। ओके, अब चलते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगला जो है वो है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा है बेटा? होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान से देखो, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत इजी है, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बहुत इजी। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, एक ही टाइप के क्या हो? लिगेंड प्रेजेंट हो, वो होमोलैप्टिक है। और एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है वो हेटेरोलैप्टिक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो कि होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्लियर? चलो अगला है 6 नंबर, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। पहला हम बताते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है,
the complex which have only one type of ligand. One type of ligand is called homoleptic complex. ठीक है, तो एक टाइप के लिगेंड रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जांपल देखो फटाफट से, एग्जांपल है वो यहां मैं बता देता हूं। एग्जांपल जैसे अभी अभी देखा था CrNH3 6 Cl3। मतलब यहां सारे के सारे जो लिगेंड हैं 6 के 6 वो सेम टाइप के हैं, NH3 होमोलेप्टिक है। और अगर हम बात करें तो जैसे ये भी देखा था COOX K3। यहां भी ध्यान से देखो, लिगेंड कौन है? OX, ये तो CMI है, ये लिगेंड है। सारे लिगेंड सेम टाइप के हैं, तो सेम टाइप के लिगेंड होंगे वो होमोलेप्टिक होंगे। अगली बात कर लेते हैं हम किसकी? हेटेरोलेप्टिक की। किसकी बात कर लेते हैं? हेटेरोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो। ठीक है, द complex which have more than one type of ligand, तो ऐसे लिगेंड ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा टाइप के क्या हो, लिगेंड प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जांपल की बात कर लें, किसकी बात कर लें? एग्जांपल की। तो एग्जांपल की बात करें तो इधर ध्यान से देखो, जैसे सपोज दैट अगर मैं कहूं CrNH3 NH3 H2O प्लस 3। तो यहां पर देखो एक टाइप NH3 है, एक टाइप H2O है, तो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है कि नहीं है? तो ये कैसा है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? अगला एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट अगर मैं कहूं CO यहां हो जाएगा EN, ठीक है, और यहां हो गया OX ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज आ गया -1। कितना आ गया? -1। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक EN है अलग टाइप का है, एक OX है ये अलग टाइप है। ठीक है, दो अलग टाइप के क्या है? लिगेंड है। तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो ये कौन सी बात हो गई? 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद में एक और लास्ट हम 7th है, वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन, जिसे हम कहते हैं समन्वय बहुफलक, वो हम पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम पढ़ लेते हैं उसको भी। चलो हो गया, यहां तक की बातें कंप्लीट होती है। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन। अब वो भी देख लेते हैं, और फिर ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कंप्लीट। चलो, तो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन। तो देखो 6-7 नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन क्या होता है बेटा? देखो CMI के अराउंड कौन आकर बॉन्डेड होते हैं? लिगेंड की जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कि किस टाइप से लिगेंड CMI के चारों ओर क्या है? अरेंज है, व्यवस्थित है। बस इसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन कहते हैं। बस हमें ये चेक करना है कि लिगेंड किस ज्योमेट्री में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है, त्रिविम जो व्यवस्था है वो कैसी है, बस वो चेक करना है। उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं द 3D अरेंजमेंट
the 3D arrangement of ligands around the CMI is called coordination polyhedral. It's called coordination polyhedral. तो अब देख लेते हैं हम फटाफट से इधर। पहली बात तो यहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं, ठीक है। फिर यहां हम टाइप्स देख लेंगे, ठीक है। फिर यहां एग्जाम्पल या इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। और फिर यहां जो अरेंजमेंट है या यूं कह सकते हैं ज्योमेट्री, वो चेक कर लेंगे। क्लियर? तो आ जाओ फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। पहला कि सपोज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो, 2। टाइप की बात कर लें तो जैसे ML2 यानी कि मेटल के साथ 2 लिगेंड जुड़े हैं। अब ये 2 लिगेंड हों ऐसा जरूरी नहीं है, एक लिगेंड भी हो सकता है 2 बॉन्ड बनाने वाला, ये ध्यान रखें। तो जैसे ML2 हो गया, तो ML2 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक L इधर से जुड़ जाएगा, एक L इधर से जुड़ जाएगा, हो गए 2 L। बताओ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा इसका, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, लीनियर। यस कि नो? तो अरेंजमेंट क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो सिंपल है, 180 डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे। क्लियर? चलो इसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर हम 3 की बात कर लेते हैं। जैसे ML3 हो गया, तो ये कैसा होगा, देखो M एक इधर से, एक बॉन्ड इधर से और एक बॉन्ड इधर से, तो आपको ये ट्राइगोनल प्लेनर लग रहा होगा। तो ये हो जाएगा क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। फिर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये हो जाएगा क्या, ML4 टाइप से, यानी कि मेटल है, मेटल के साथ कितने लिगेंड हैं, 4। अब यहां 2 टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, L L L, ठीक है। और एक ऐसे, ये हो सकता है एक, तो जिसे हम टेट्राइड्रल कहेंगे। देखो ये, तो ये अरेंजमेंट कौन सा है, टेट्राइड्रल। तो एक हो सकता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक हो सकता है ML4 ही होगा, बट वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, जैसे M L L L और L लिगेंड। तो ये स्क्वायर प्लेनर है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये हो गया यहां तक की बातें। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो हो गया। फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 पे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 5 है उसके अंदर भी 2 केस हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी कितने हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। ML5। अब यहां 2 केस हो सकते हैं, एक तो ऐसे MLLL और एक ऊपर से और एक प्लेन के नीचे से। तो ये 2 टाइप से। तो ये हो सकता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या हो सकता है ये, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ऐसे समझो जरा, इसको 3D में समझा देता हूं। जैसे एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो 3 तो ऐसे हो गए। तो देखो ये ट्राइगोनल हो गया, ऐसे इनको अगर हम अरेंज करें ऐसे, देखो तो ये हो गया। एक कहाँ है, ऊपर, एक कहाँ है, नीचे। तो ऊपर है तो देखो एक ऐसे, ऐसे समझो जरा,
इसको यहां रख देते हैं। देखो एक ऊपर है तो देखो अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो 1 2 ऐसे ही 3। मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, जैसे ये समझो ऐसे, देखो इसको मिलाएंगे तो 1 फेस 2 फेस 3, तो ऐसे पिरामिड बन गया एक। तो एक पिरामिड कहाँ है? ऊपर। और एक पिरामिड ऐसे ही कहां बनेगा? नीचे। तो 2 पिरामिड हो गए कि नहीं हो गए? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। ठीक है। और इसी को एक और केस हम कर सकते हैं, कौन सा? मेटल एल 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 और सॉरी उल्टा लगा दी, एल। ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। और एक या तो ऊपर हो सकता है या बिलो दी, इसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। समझे? ऐसे ऐसे देखो, जैसे ये हो गया, ये स्क्वायर हो गया एक, तो देखो ऐसे ये स्क्वायर बन गया। एक इसके कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है तो पिरामिड बन जाएगा कैसे? यह ऊपर है तो देखो एक फेस ऐसे, एक फेस ऐसे, एक फेस ऐसे और एक फेस ऐसे, तो एक पिरामिड बन गया ऐसे। यस कि नो? तो ये हो गया स्क्वायर और पिरामिडल। और लास्ट हम देख लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ML6, और इसके अंदर एक ही होती है ऑक्टाइड्रल, एल 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 और एल। तो ये तो हो गया स्क्वायर, और एक लिगेंड ऊपर से और एक प्लेन के नीचे से। क्लियर? तो ये होती है ऑक्टाइड्रल। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टाइड्रल, या इसी का एक और नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। कैसे? जरा समझो। ये हो गया स्क्वायर, एक इसके कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है तो देखो एक पिरामिड यहां बनेगा, देखो ऐसे भाई, ऊपर है तो इसको मिलाएंगे 3 3 ऐसे, तो एक पिरामिड तो ऊपर बन जाएगा। और एक लिगेंड कहाँ है इसके? नीचे। तो सेम ऐसे एक पिरामिड कहाँ बनेगा? नीचे। तो 2 पिरामिड हो गए, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, और इसी को ऑक्टाइड्रल कहते हैं। ठीक है? क्योंकि देखो ये है तो एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, 4 फेस ऊपर 4 फेस नीचे, टोटल 8 फेस, और 8 फेस से कवर्ड ऑक्टाइड्रल। बात क्लियर है? तो ये है बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो कि आज हमने यहाँ क्या कर ली? कंप्लीट। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम IUPAC नेमिंग स्टार्ट करने वाले हैं, किनकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है? देखो लगे रहो पढ़ाई पे, मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते रहें। बाकी एक काम आपसे हम बार बार कहते हैं, वो तो करते रहो, नालायक हो, पढ़ लेते हो, ये काम करते नहीं हो भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें यार, वो भी पढ़े, और कमेंट जरूर करें, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलो इतनी सारी बातें हो गई, खूब है। और एक लास्ट में बहुत 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 बड़ा थैंक यू इतना समय देने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।